हेलो एवरीवन, मैं शरद यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, इस सीरीज में हम लोग कवर कर रहे थे घटना चक्र 2023 का लेटेस्ट एडिशन, जो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी का एडिशन चल रहा था और जिसके अंतर्गत हम लोगों ने 8 से 9 क्लासेस कर ली थी और जिसमें हम लोगों ने कर्क रेखा को समझा, अक्षांश रेखा समझी, देशांतर रेखाएं समझी, मकर रेखा, दिन रात कैसे होते हैं, मौसम में परिवर्तन कैसे होता है, ये सभी चीज़ों को हमने डिटेल से डिस्कस किया है। अगर आप लोगों ने वो सभी वीडियो नहीं देखी हैं तो प्लीज़ पहले उन क्लासेस को देखिए ताकि आज की क्लास आपको समझ में आ पाएगी, जिसके लिए प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ वर्ल्ड ज्योग्राफी यूपीपीसीएस 2024 के नाम से घटना चक्र सीरीज की है, जिसमें ऑलरेडी 8 क्लासेस हो चुके हैं। ये 9th क्लास होगी, तो उन्हें जरूर कवर कर लीजिएगा ताकि आपको ये चीजें समझ में आती रहे सिस्टमैटिक तरीके से। और इससे पहले मेरे मेंस के एग्जाम चल रहे थे जो कि 26 सितंबर से 29 सितंबर तक थे, इसलिए उधर बीच क्लासेस रेगुलर नहीं आ पाई। लेकिन अब मैंने प्रॉमिस भी किया था कि 1 से 2 अक्टूबर से लगातार मैं क्लासेस शुरू करूंगा, तो मैंने परसों भी क्लासेस लगातार दी, कल नहीं दे पाया। लेकिन अब जो है कि आज सुबह बायोलॉजी की क्लास आ चुकी है और शाम में विजन आईएएस की मंथली मैगजीन भी आएगी और साथ ही साथ इस समय वर्ल्ड ज्योग्राफी की हम लोग क्लास कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज भी हम लोग कराते हैं, जिसमें जीएस वर्ल्ड हो गया, पीसीएस मंत्रा हो गया, धे आईएएस के टेस्ट सीरीज हो गए। तो इन सभी चीज़ों के फायदे लेने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट बेनिफिट लेने के लिए आपको चैनल को कुछ नहीं करना, बस एक छोटा सा सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बताते चलूं कि अगर आपको ये घटना चक्र 2023 के लेटेस्ट एडिशन की पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे व्हाट्सएप नंबर दिया है, जहां मैसेज करिए और वहां से आप पीडीएफ के लिए सारी इंक्वायरी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति, और जरा हम जिस ग्रह पे रह रहे हैं, जिस पृथ्वी पे रह रहे हैं, तो उसकी उत्पत्ति के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे, पृथ्वी सौर मंडल का एक ग्रह है, क्योंकि सौर मंडल में जो हमारा केंद्र में होता है वो होता है सूरज, और सूरज के चारों तरफ 8 ग्रह घूमते हैं। कितने ग्रह घूमते हैं दोस्तों? 8 ग्रह घूमते हैं। ठीक है, इन 8 ग्रहों का एक ये सीरीज होती है, एक ये सीरीज होती है, क्योंकि यहाँ पे कुछ क्षुद्र ग्रह देखने को मिलते हैं, एस्ट्रॉयड देखने को मिलते हैं, एक बेल्ट देखने को मिलती है, जिसमें हमने बताया था कि बुध, फिर मंगल, शुक्र था, फिर उसके बाद पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थात कि अरुण, वरुण, इन सभी के बारे में हमने स्टडी ऑलरेडी कर रखी। इन सभी क्लासेस को मैंने कहा कि पहली और दूसरी तीसरी क्लास में ये सभी चीजों को हमने डिस्कस किया है, तो जरूर उसे देखें ताकि आपको आगे की क्लास आपको समझ में आ सके। तो पृथ्वी सौरमंडल का एक ग्रह है, इसकी उत्पत्ति अन्य ग्रहों की उत्पत्ति से भिन्न नहीं हो सकती। इस विषय में विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न विचार प्रकट किए। इनमें से एक आरंभिक मतों में इमैनुअल कांट नाम के एक व्यक्ति थे, जिन्होंने 1754 से 55 के बीच में वायव्य राशि परिकल्पना का प्रतिपादन किया, और उसके बाद 1796 में लाप्लास महोदय एक हुए जिन्होंने इसमें संशोधन कर दिया, जो निहारिका परिकल्पना यानी कि नेबुलर हाइपोथेसिस के नाम से जानी जाती है। अक्सर प्रश्न बनता है ना कि नेबुलर क्या होते हैं, नेबुला क्या होते हैं, तो ये हाइपोथेसिस उनसे संबंधित है। 1905 में चैम्बरलिन और मोल्टन ने अपने ग्रहाणु परिकल्पना कि ग्रह के जो निर्माण हुआ है वो अणुओं से हुआ है, इसमें कहा गया कि ब्रह्मांड में एक अन्य भ्रमणशील तारा सूर्य के नजदीक से गुजरा। कोई भ्रमणशील तारा रहा होगा, क्योंकि सूर्य भी हमारा तारा है, और ये जो तारा था दूसरा, वो सूर्य के नजदीक से गुजरा, जिसके परिणाम स्वरूप तारे के गुरुत्वाकर्षण से सूर्य की सतह से सिगार के आकार का कुछ पदार्थ निकलकर अलग हो गया। यह तारा जब सूर्य से दूर चला गया तो सूर्य की सतह से बाहर निकला हुआ यह पदार्थ सूर्य के चारों तरफ घूमने लगा, और यही धीरे धीरे संघनित होकर ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गया। तो ये जो चैम्बरलिन और मोल्टन साहब के जो कॉन्सेप्ट है, उससे तो ये समझ में आता है कि वो कह रहे थे कि एक तारा था जो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के नजदीक से गुजरा, और जैसे ही वो गुजरा तो वहां पे जब उसके विखंडन हो गए, टूट गए, तो कहीं ना कहीं जब सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर निकले तो पृथ्वी के चारों, मतलब सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने लगे, और धीरे धीरे यही तारे बदल गए ग्रहों में संगनित होकर। तो इनकी तो ये परिकल्पना है। लेकिन जो ब्रिटेन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे सर जेम्स जीन्स, इन्होंने एक ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन किया 1919 में, और अन्य वैज्ञानिकों में सर हैरोल्ड जेफरी ने इसमें संशोधन किया। एच.एन. रसेल ने द्वैतारक परिकल्पना का प्रतिपादन किया, बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस जिसे हम कहते हैं। कुछ समय बाद सूर्य के साथ ही सितारे की बात मानी जाने लगी। इस तर्क को द्वैतारक सिद्धांत यानी बाइनरी थ्योरीज के नाम से जाना जाता है। रूस के ऑटो स्मिट तथा जर्मनी के कार्ल वाइजास्कर ने निहारिका परिकल्पना में भी कुछ संशोधन किया। अब आप कहोगे सर ये क्या आप पढ़ा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनेगा कि नहीं बनेगा। तो जब हम इसके एमसीक्यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे बीपीएससी में, एमपीपीसीएस में, यूपीपीसीएस, आरओ, इन सभी में यहाँ से प्रश्न बने हैं, और लेटेस्ट प्रश्न बने जो आगे भी प्रश्न बनते रहेंगे। तो जो संशोधन किया, तो ऑटो स्मिट ने
1943 में अपनी अंतर तारक धूल परिकल्पना में ब्रह्मांड में अपार धूल एवं गैस के होने की बात कही, जबकि कार्ल वाइजास्कर ने अपने निहारिका मेघ परिकल्पना में द नेबुलर क्लाउड हाइपोथेसिस में सूर्य की रचना कॉस्मिक धूल से मानी है। मतलब सूर्य की रचना किससे हुई है? कॉस्मिक धूल से। और धूल एवं गैस के कणों में घर्षण और टकराव के कारण एक चपटी तस्तरी के रूप में बादल का निर्माण हुआ और इसमें अभिवृद्धि प्रक्रम के द्वारा ही ग्रहों का निर्माण हो गया। तो ऐसा ये मानते हैं कि सूर्य की जो कॉस्मिक धूल थी वो धीरे धीरे टकराव होते होते, घर्षण होते होते फ्लैट होने लगी, चपटी होने लगी, और जिससे एक बादल का निर्माण हुआ। और ये प्रोसेस जब लगातार चलता रहा तो उनके बाद ही ग्रहों का निर्माण हुआ, ऐसा इनका मानना है। हालांकि अब हम अपने उस टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं जहां से प्रश्न बनते हैं, और ये मैंने पहली दूसरी क्लास में भी डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पर रिवीजन हो रहा है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में हो रहा है। आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी जो सर्वमान्य सिद्धांत है, जिसको सभी वैज्ञानिक मानते हैं, वो कहलाता बिग बैंग थ्योरी, यानी बिग बैंग सिद्धांत। इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना अर्थात एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। वर्ष 1920 में एडविन हबल ने प्रमाण दिए कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड में सब कुछ एकाकी परमाणु से आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले आया था। इसका मतलब क्या हुआ कि एक परमाणु होता था, छोटा सा परमाणु, जिसके केंद्र में बहुत संघनन था, बहुत घनत्व था। जब उसमें अचानक से विस्फोट हुआ तो बहुत सारे कण बने, उल्का पिंड बने, धूल बनी, गैस के गोले बने, ग्रह बने, बहुत सारे, इसमें पूरे के पूरे सौरमंडल का विस्तार देखने को मिला। समय बीतने के साथ आकाशगंगाओं के बीच की दूरियां बढ़ती गईं और वे एक दूसरे से दूर हो गईं। आकाशगंगा धूल, गैस, तारों, ग्रहों, उपग्रहों और अन्य ब्रह्मांडीय पिंडों का समूह है। तो आप देख पा रहे होगे कि जो आकाशगंगा है वो एक बहुत विशालकाय समूह है, जिसके अंतर्गत धूल भी आ रही है, गैस भी आ रहे हैं, तारे भी आ रहे हैं, यानी सूर्य जैसे न जाने कितने तारे होंगे, और ग्रह अर्थात कि पृथ्वी, मंगल, शुक्र जैसे न जाने लाखों ग्रह इसमें होंगे, और अन्य ब्रह्मांडीय पिंड जिसमें उल्का पिंड होते हैं, धूमकेतु होते हैं, एस्ट्रॉइड होते हैं, कुपर बेल्ट के होते हैं। तो आप एक इमेजिन कर पा रहे होगे कि आकाशगंगा कितनी बड़ी है, और ये आकाशगंगा एक छोटे से परमाणु से निकलकर अलग अलग भागों में विस्तार कर रही थी। और केवल एक आकाशगंगा नहीं, ऐसी भी लाखों आकाशगंगाएं हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि कैसे विस्तार हो रहा है ब्रह्मांड का। और वहीं स्पष्ट है कि प्रारंभ में ब्रह्मांड बहुत ही छोटे आकार का था। जैसे ही ब्रह्मांड फैला, अग्निपिंड से विकिरण हुआ और यह फैलकर ठंडा हो गया। हल्के बादल पहले से ही उपस्थित थे। बादलों के कण गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक दूसरे की ओर क्या होने लगे? आकर्षित हुए और विखंडित होकर आकाशगंगाओं का निर्माण करने लगे। आकाश गंगाओं का, इसका मतलब बहुत सारे आकाश गंगा थी। आकाश गंगाओं ने स्वयं टूटकर तारों का निर्माण किया। बाद में तारे भी टूटे और ग्रहों का निर्माण हुआ। तो इस सीरीज में यह कहा जा रहा है कि सबसे पहले एक छोटे से पिंड से आकाश गंगाएं निकली बहुत सारी, फिर आकाश गंगा आपस में टूट टूट कर क्या कर रही थी? तारों का निर्माण कर रही थी, और फिर वो तारे बाद में टूटे और उन्होंने ग्रहों का निर्माण किया। तो पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए कुछ विद्वानों ने स्वतंत्र रूप से गणितीय परिकलन के आधार पर पृथ्वी की आयु जानने के प्रयत्न किए। जोली महोदय ने खनिजों की आयु का पता लगाने का प्रयास किया। जोली के अनुसार अभ्रक खनिज के चतुर्दिक अनेक संकेंद्रीय छल्ले होते हैं, यानी कि कॉन्सेंट्रिक रिंग्स पाए जाते हैं अभ्रक के चारों तरफ। इन्हें जोली ने खनिज हेलो का नाम दिया। ध्यान देना, जैसे हमने हेलो का मतलब क्या होता है कि चारों ओर एक छल्ले बन जाना, तो कौन से छल्ले? जो कि अभ्रक के चारों तरफ थे, इसलिए इन्होंने खनिज हेलो का नाम दिया। इसी तरीके से प्रोफेसर रसल साहब ने यूरेनियम सीसे और थोरियम सीसे के आधार पर पृथ्वी की आयु क्रमशः 2 अरब 25 करोड़ वर्ष तथा 4 अरब 60 करोड़ वर्ष बताई। तो रसल ने यूरेनियम के आधार पर 2 अरब 25 करोड़ वर्ष बताई, जबकि थोरियम के आधार पर इन्होंने 4 अरब 60 करोड़ वर्ष बताई। तो रेडियो सक्रिय पदार्थों के आधार पर पृथ्वी की आयु की गणना में सर्वाधिक सफलता हमें प्राप्त हो सकी। वर्तमान समय में यह विधि अधिक विश्वसनीय मानी भी जाती है। यूरेनियम तथा थोरियम किसी न किसी रूप में, मात्रा में प्रत्येक सेल में पाए जाते हैं, इसलिए रेडियोमेट्रिक डेटिंग विधि का प्रयोग कर पृथ्वी की आयु ज्ञात किया जाता है। तो अब यहाँ पर आप ध्यान देना कि किसी भी प्रकार की शैल हो, चाहे वो आग्नेय हो, चाहे वो रूपांतरित हो, चाहे वो अवसादी हो, मतलब किसी भी प्रकार की आप सेल देखेंगे तो वहां आपको यूरेनियम और थोरियम के प्रमाण देखने को जरूर मिलेंगे कुछ ना कुछ मात्रा में। अब यहाँ पे सीधे सीधे जो प्रश्न बनते हैं फैक्चुअल, कि पृथ्वी की उत्पत्ति के कुछ विभिन्न सिद्धांत हैं, उसके प्रतिपादक कौन है और सिद्धांत, ये प्रश्न बन जाते हैं। तो आपको याद रखना है, सिद्धांत और परिकल्पना इधर दिया है और यहाँ हम प्रतिपादक और विचारक को
पढ़ेंगे। जैसे धूमकेतु टकराव परिकल्पना किसने दी? तो काम्टे दी बफन ने दी। व्यायव्य राशि अर्थात गैसियस परिकल्पना दी इमैनुअल कांट महोदय ने। निहारिका परिकल्पना दी है लाप्लास महोदय ने। उल्का परिकल्पना दी लॉकियर ने। ग्रहाणु परिकल्पना दी चैम्बरलेन और मोल्टन ने। जबकि ज्वारीय परिकल्पना दी है जेम्स जीन और हैरोल्ड जेफरी ने। और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट अभी आएगी द्वैतारक परिकल्पना की बात करेंगे तो इसको एच.एन. रसेल और लिटिलटन ने दी। सीफिड परिकल्पना प्रोफेसर ए.सी. बनर्जी साहब ने। नवतारा परिकल्पना जिसको सुपरनोवा नोवा परिकल्पना कहते हैं, एफ होयल और लिटिलटन ने दी। विद्युत चुंबकीय परिकल्पना डॉक्टर हेनेस अल्फवेन ने। अंतर तारकीय धूल परिकल्पना जो कि ऑटो स्मिट साहब ने दी है। और इसके बाद दो और बचती हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, पूर्व ग्रह यानी कि प्रोटो प्लैनेट परिकल्पना गेराल्ड कुइपर साहब ने दी। और बिग बैंग थ्योरी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसको जॉर्ज लेमेंटर साहब ने दी थी और ये कई बार पूछा जाएगा आपसे, अभी देखिएगा आपको प्रश्न करने में दिखेगा। तो अब हम आते हैं आईएएस के प्रीलिम्स प्रश्न जो 1999 में थे कि निम्न विद्वानों में से किसने सुझाव दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कणों से हुई है? तो किसने दिया? ये स्मिट साहब ने दिया, जो ऑटो स्मिट साहब थे। इन्होंने कहा कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है वो गैस और धूल के कणों से हुई है, क्योंकि आकाशगंगा जब किसी छोटे अणु से बाहर निकली, कई सारी आकाशगंगाओं में तब्दील हो गई, तो आकाशगंगा में धूल, कण, बादल, सूर्य, ग्रह, तारे सब चीज थी। तो इसी तरह पृथ्वी का भी जो निर्माण हुआ वो कहीं ना कहीं गैस और धूल कणों से ही निर्मित हुआ है। फिर आगे देखते हैं। अब यहां पर जेम्स जीन्स ने ज्वारीय परिकल्पना का, एफ होयल और लिटिलटन ने नवतारा परिकल्पना का तथा ऑटो स्मिट ने अंतर तारकीय धूल परिकल्पना का प्रतिपादन किया था। तो ऑटो स्मिट की परिकल्पना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने ग्रहों की उत्पत्ति गैस और धूल कणों से मानी है। किससे मानी? गैस और धूल कणों से मानी है। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? कार्बन डेटिंग जीवाश्मों की आयु, या जर्मेनियम डेटिंग, या यूरेनियम डेटिंग? तो हमें ऑप्शन दिया हुआ है यूरेनियम डेटिंग। अगर यूरेनियम की जगह थोरियम डेटिंग भी देता तो हम थोरियम को भी मानते। अगर यूरेनियम और थोरियम दोनों देता तो हम दोनों को मानते। तो यूरेनियम और थोरियम पे हमने क्या किया? पृथ्वी की गणना करना आसान है हमें। अब हम चलते हैं इसी के अगले पार्ट पर जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा, जहां पर आप देखोगे इपोक की बात होगी, प्री कैम्ब्रियन की बात होगी, सेनेजोइक की बात होगी, एल्यूशियन की बात होगी। तो अलग अलग जो आपके टाइम पीरियड रहे ज्योग्राफिकल स्तर से, उसमें हम देखेंगे कि किस काल में पर्वतों का निर्माण हुआ, किस काल में जो है कि होमो सैपियंस का निर्माण हुआ, किस काल में जो है कि अरावली संरचना निर्मित हुई। ये सभी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं ज्योग्राफी के टाइम स्केल अर्थात भूगर्भिक इतिहास। पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास जियोलॉजिकल हिस्ट्री के विषय में सर्वप्रथम प्रयास फ्रांसीसी वैज्ञानिक बफन द्वारा किया गया। वर्तमान समय में पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को निम्न रूप में व्यक्त किया जाता है। सर्वप्रथम पृथ्वी के इतिहास को बड़े भागों में विभाजित किया गया और इस बड़े विभाग को क्या कहा गया? इयॉन कहा गया। मतलब पृथ्वी को सबसे पहले 2 या 3 पार्ट में डिवाइड किया गया बड़े बड़े स्तर पे, जिसको इयॉन्स कहा गया। और प्रत्येक इयॉन को पुनः क्रमिक रूप में व्यवस्थित किया गया और इस प्रकार के भाग को हमने इरा कहा अर्थात महाकल्प कहा। प्रत्येक महाकल्प को कल्प यानी पीरियड में तब्दील किया और कल्प को पुनः छोटे छोटे युग यानी इपोच में विभाजित किया। तो अब आप देखोगे कि इयॉन से शुरू होते हैं, यानी इयॉन सबसे बड़ा है, इसके बाद हम आए इरा में, इरा के बाद पीरियड में आए और पीरियड के बाद हम इपो में आ गए। इसका मतलब क्या समझ में आया कि इयान सबसे बड़ा, जिसमें पृथ्वी के इतिहास को हमने 2-3 भागों में डिवाइड किया। फिर प्रत्येक इयॉन्स को हमने डिवाइड किया महाकल्प, जिसको हम इरा कहते हैं। फिर प्रत्येक महाकल्प को भी हमने कल्प यानी पीरियड्स में डिवाइड किया और कल्प को पुनः छोटे छोटे युग यानी इपो में विभाजित किया। अब देखते हैं प्री कैम्ब्रियन महाकल्प यानी इरा की बात करें, जो कि इरा क्या है? इयॉन का ही डिवाइडेशन रूप है, इयॉन को ही डिवाइड किया गया है। तो प्री कैम्ब्रियन इस महाकाल में पृथ्वी गैसियस अवस्था से तरल अवस्था में आई, यानी कि जो गैस का गोला था वो तरल अवस्था में आई और पुनः ठोस भूपटल का निर्माण किया। सबसे पहले गैस की अवस्था में थी, गैस से ये तरल अवस्था में आई और तरल अवस्था से ठोस अवस्था में आई। वनस्पति के क्षेत्र में इस समय तक केवल सागरीय घास का ही उद्भव हो सका था। अगर हम वनस्पति की बात करेंगे तो सागर या समुद्र में जो उत्पत्ति होती थी घासों की, केवल उनकी उत्पत्ति हुई, न तो इसमें किसी जैविक घटक के अंतर्गत सागरी घास को छोड़ दिया जाए तो न किसी जीव जंतु की उत्पत्ति हुई, न किसी कीटों की उत्पत्ति हुई, न किसी ऐसे प्राणी या जंतु की उत्पत्ति हुई जो हमें आज के युग में देखने को मिलते हैं।
तो सबसे पहले जैविक घटक के तौर पे सागरी घास का उद्भव देखने को मिला प्री कैम्ब्रियन महाकाल में, और इस काल में एक कोशीय जीवाणु एवं कई जोड़े वाले जीवों का भी उद्भव देखने को हमें मिलता है। तो प्री कैम्ब्रियन में हमें ये सब चीजें देखने को मिली। पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के प्रत्येक कल्प यानी पीरियड का नामकरण अलग अलग किया गया। जैसे महाकल्प से अब हम निकल के आ रहे हैं कल्प की तरफ, यानी कि इरा से निकल कर आ गए हम पीरियड में। तो कैम्ब्रियन कल्प, हालांकि अभी अगले पेज पर इसका पूरा एक स्ट्रक्चर दिया है जो हम डिस्कस करेंगे, समझेंगे चीजों को। तो कैम्ब्रियन कल्प पृथ्वी के ऊपर छिछले सागरों का विस्तार था। स्थल भागों पर सागरों का प्रसार तथा उतार होता रहा। सागरों में बिना रीढ़ वाले जीवों का उद्भव हुआ, यानी अकशेरुकी क्या हो जाएंगे, इन्हें क्या कहा जाता है, अकशेरुकी जीव, जिनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। इसके बारे में डिटेल से डिस्कस मैंने आज की बायोलॉजी क्लास में किया है, तो आज जो सुबह बायोलॉजी की क्लास आई है उसे जरूर विजिट करिएगा। फिर अगला जो कल्प आता है वो आता है ऑर्डोविशियन, यानी ऑर्डोविशियन कल्प। इस समय पर्वत निर्माण प्रारंभ हो गया था। सागरी भागों में ज्वालामुखी क्रियाएं सक्रिय हो गई थी और वनस्पति जीव केवल सागर तक ही सीमित थे। जो वनस्पतिक जैविक घटक थे वनस्पति के स्तर पे, वो केवल सागरों में ही देखने को मिल रहे थे, पृथ्वी पर नहीं हो रहे थे। लेकिन पृथ्वी पर बन क्या रहा था, पर्वत बन रहा था और ज्वालामुखी की क्रियाएं देखने को मिली थी ऑर्डोविशियन पीरियड्स में। तो आइए अब हम इसको जरा छोटा करेंगे, क्योंकि आपको पूरा एक साथ देखना पड़ेगा, तभी यहाँ पे आप समझ पाएंगे। तो थोड़ा सा सहयोग करिएगा अगर क्लियर ना दिखे तो। हालांकि वीडियो की क्वालिटी पूरा 1080p है, यानी कि 1080 पिक्सल पे जो है कि वीडियो बन रही है, तो पूरी क्वालिटी होगी। आपके अगर यूट्यूब में ना दिखे तो प्लीज़ अपने मोबाइल की सेटिंग को थोड़ा सा अपडेट कर लेना, ताकि आपको पूरा वहाँ पे दिखेगा। अब यहाँ आप देखेंगे भूवैज्ञानिक काल मापक्रम। तो हमने सबसे पहले देखा था कि पृथ्वी को कुछ इयॉन में भागा, डिवाइड किया था। तो ये रहा सबसे पहला पीरियड इयॉन। अब इयॉन को भी हमने तोड़ा, जिसमें हमने तोड़ा था महाकल्प यानी इरा के रूप में। फिर इरा से हमने और बहुत सारे पीरियड्स में उसको डिवाइड किया। फिर पीरियड से और आगे हम गए तो इपो में हमने उसको डिवाइड किया। तो जब हम देखते हैं इयॉन्स के अंतर्गत, तो इयॉन्स के बाद जब हम इरा देखेंगे तो इसमें एक आएगा आपका सेनेजोइक आएगा। क्या आएगा इरा में, सेनेजोइक आएगा, मेसेजोइक आएगा, और उसके बाद आता है आपका पेलियोजोइक। क्या आता है, पेलियोजोइक। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि जब हमने इयॉन्स को इरा में डिवाइड किया, तो इरा में डिवाइड करते ही महाकल्प में हमने 3 पार्ट देखे। एक देखा सेनेजोइक, जिसको हम सी से लिखेंगे, एक हमने देखा मेसोजोइक एम, और एक हमने देखा पेलियोजोइक। अब इन तीनों कालक्रम को हम आगे पीरियड्स में डिवाइड करेंगे, यानी कि कल्प में डिवाइड करेंगे। तो कैसे करेंगे जरा हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि जो नव जीवन आया, जो कि तीसरे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे क्या आएगा, तो पहले हम उसे देख लेते हैं, पेलियोजोइक को। पेलियोजोइक को अगर आप देखोगे, जो लगभग कितने करोड़ वर्ष है, 57 करोड़ वर्ष से पहले की घटना है, जिसमें पर्मिनियन, कार्बोनिफेरस, डिवोनियन, सिलूरियन, आर्डोविशियन और कैम्ब्रियन। तो ये वही आर्डोविशियन है जहां पर आपको पर्वतों और पठारों ज्वालामुखी क्रिया देखने को मिलती है। और कैम्ब्रियन युग, तो इसमें आपको रेंगने वाले जीवों का प्रभुत्व देखने को मिलेगा। जल और थल पर जंतु रीढ़ वाले मिलेंगे, हड्डी वाले पहले जीव, स्थल पर रहने, जल पर रहने वाले जीव, और स्थल पर जीवन के प्रथम चिन्ह में पौधे, पहली मछली, ये सभी चीजें इसमें देखने को मिलेगी। लेकिन जब हम इसके और आगे बढ़ते हैं और पीरियड को और आगे बढ़ाते हैं, तो क्रिटेशियस युग, जुरासिक युग और ट्रियासिक युग हमें देखने को मिलता है। तो ये डायनासोर जो है कि क्या होते हैं, पहले ट्रियासिक में हम आएंगे तो मेंढक का समुद्री कछुआ, फिर डायनासोर का युग, और फिर डायनासोर का विलुप्त होना। तो अक्सर पूछा जाता है कि जुरासिक युग किस में आता है, तो मेसोजोइक में आएगा। मेसोजोइक इरा में आएगा। किस में आएगा, मेसोजोइक इरा में। और उसमें भी जुरासिक में आप देखोगे डायनासोर का युग था, जबकि क्रिटेशियस में डायनासोर विलुप्त हो गए थे। तो हम और आगे चलते हैं, जब तृतीय कल्प आता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टर्सरी कह देते हैं, और एक होता है चतुर्थ कल्प, क्वाटरनरी कहते हैं। ये दोनों ही आपको सेनेजोइक में देखने को मिलेगा। लेकिन टर्सरी में भी जो शुरुआत हुई, पहले होगा पेलियोसीन, फिर इयोसीन, फिर ओलिगोसीन, फिर मायोसीन एंड फिर प्लेस्टोसीन, प्लायोसीन जिसे हम कहते हैं। फिर जब क्वाटरनरी में आते हैं तो प्लेस्टोसीन आता है और होलोसीन। तो अभी हम वर्तमान में होलोसीन में है, जहां पे आधुनिक मानव हमें देखने को मिलता है, जबकि इसी में हमें आदि मानव भी देखने को मिला था। तो ये सारी चीजें थी। तो अब हम चलते हैं इसके सीधे एमसीक्यूज पर। अच्छा, अभी एमसीक्यूज नहीं है, बल्कि इसके बारे में अब डिटेल्स यहाँ पे बताया जा रहा है। इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा आपको, ताकि चीजें दिख पाए, क्लियर हो पाए। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि सिलूरियन जो कल्प था यानी पीरियड, अब इसका मतलब क्या हुआ, हम
इयॉन से निकलकर कहाँ पे आ गए दोस्तों, इरा में आ गए। इरा से भी निकलकर कहाँ आ गए हम, पीरियड्स में आ गए। तो अब हम पीरियड्स पे डिस्कस करेंगे, यानी कल्प पे डिस्कस करेंगे। इस कल्प में स्थल पर वनस्पतियों का जन्म हुआ, यानी सिल्यूरियन युग में हमें वनस्पति देखने को मिलती कहाँ पर, स्थल खंडों पर, परंतु इनमें पत्तियां नहीं थी। वनस्पति के प्रकारों में भी विकास हुआ तथा प्रवाल का सर्वप्रथम बड़े पैमाने पर विस्तार देखने को मिलता है, क्योंकि प्रवाल शैवाल पर निर्भर थी, इसीलिए सागर में तो पहले से हमें देखने को मिल रही थी सागरी घास। शैवाल सागरी घास का एक रूप था, और सागर में पहले से ही जो सागरी घास थी उन पे अब प्रवालों की उत्पत्ति भी देखने को हमें बड़े पैमाने पर दिखी। तो स्थल खंड पे वनस्पतियों का जन्म सिल्यूरियन में हुआ और प्रवाल भी देखने को मिलते हैं। डिवोनियन की बात करेंगे तो इस कल्प में पर्वत निर्माण देखने को मिला, ज्वालामुखी क्रिया देखने को मिली, कई प्रकार की मछलियों की उत्पत्ति देखने को मिली, इसीलिए इसे मत्स्य युग यानी एज ऑफ फिश भी कहा गया। और इस युग के अंत तक एम्फीबियस यानी एम्फीबियस जीवों का भी क्या हो गया, आविर्भाव हो सका। फिर आगे देखेंगे कार्बोनिफेरस कल्प जो होता है, जो कि पृथ्वी का निर्माण विभिन्न प्लेटों से हुआ। इस युग में पृथ्वी का निर्माण विभिन्न प्लेटों से हो रहा था। ये प्लेटें विभिन्न प्रारूपों में विवर्तनिकी क्रिया के फलस्वरूप गतिशील तथा प्रवाहित होती हैं। इस प्रकार ये प्लेटें अपने ऊपर स्थित महाद्वीप और महासागरीय भागों को अपने प्रवाह के साथ ही स्थानांतरित करती हैं। जैसे जैसे प्लेट चलती है, मान लीजिए इसके ऊपर महाद्वीप की स्थिति है और इसके ऊपर महासागर की स्थिति है, तो जहां जहां ये प्लेट आपस में गति करती है उनके बीच में वो महाद्वीप और महासागर भी गति करते रहते हैं। कार्बोनिफेरस कल्प में समस्त स्थल भाग एक स्थल भाग के रूप में संलग्न थे। इस स्थल भाग का नाम था पेंजिया। पहले कार्बोनिफेरस में क्या होता था, एक पेंजिया नाम से पूरा का पूरा स्थल खंड जुड़ा हुआ था और इस पर छोटे छोटे आंतरिक सागरों का विस्तार था। यानी इस पेंजिया के किनारे और छोटे छोटे इस पे जो है कि सागर देखने को मिलते थे, और ये पूरा का पूरा पेंजिया के रूप में स्थल खंड देखने को मिला था। पेंजिया के चारों ओर एक विशाल जलभाग था जिसका नामकरण वेगनर ने पेंथालसा किया। क्या किया, पेंथालसा किया। अब आगे पेंजिया का विभाजन हुआ, तब पेंजिया का जो उत्तरी भाग था लॉरेंशिया कहलाया, जिसमें उत्तरी अमेरिका का हिस्सा निकला, यूरोप निकला, एशिया निकला। वहीं दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाया, जिसमें दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, प्रायद्वीप, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका को प्रदर्शित करता था। लेकिन समय के परिवर्तन के साथ साथ भारत की जो प्लेट थी वो 0 डिग्री की रेखा को क्रॉस करके उत्तर की ओर आ गई है, और आज भी बताया जाता है कि जो भारतीय प्लेट है वो प्रति वर्ष लगभग आधा सेंटीमीटर खसक रही है उत्तर की ओर। यानी जहां पे आज हम भारत को देख रहे हैं, हो सकता है 1000 साल बाद, 2000 साल बाद हम चाइना वाले स्तर पे देखेंगे। जहां चाइना आज है वहां हो सकता है भारत देखने को मिलेगा 2000 साल पहले, बाद में, क्योंकि लगातार उसमें ½ सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर उत्तर की ओर खसकाव हो रहा है। आखिर करोड़ों वर्षों के बाद ही तो जो कि साउथ अमेरिका का एरिया छोड़ के, अफ्रीका का पार्ट छोड़ के, ऑस्ट्रेलिया का पार्ट छोड़ के भारत 0 डिग्री से ऊपर की ओर आ चुका है। अब आते हैं पर्मिनियन काल में, यानी कि पर्मिनियन पीरियड में। इस कल्प में व्यापक भौगोलिक हलचल के कारण यूरोप, एशिया, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में ऊंचे पर्वतों का भी आविर्भाव हुआ। तो यहाँ पे आप देखोगे यूरोप में, एशिया में, अमेरिका में पर्मियन काल में ही आपको ऊंचे पर्वतों का आविर्भाव देखने को मिलेगा, और स्थलीय जीवों की संख्या तथा प्रजातियों में भी पर्याप्त वृद्धि देखने को मिली। अब यहाँ पर आप देखेंगे ट्रियासिक कल्प। इस युग में सागर में मांसाहारी मत्स्य हेतु रेप्टाइल का जन्म हुआ। स्थल पर सर्वप्रथम रेंगने वाले जीवों से स्तनधारी जीवों का जन्म हुआ यहीं पे ट्रियासिक युग में। जुरासिक काल की बात करेंगे तो इस कल्प में स्थल भाग पर रेप्टाइल के आकार तथा प्रकार में पर्याप्त विस्तार हुआ, यानी बड़े बड़े आकार के होने लगे, और कुछ उड़ने वाले पक्षियों का भी उद्भव हुआ। और इस कल्प में डायनासोर का प्रभुत्व था। भारत में इसके अवशेष गुजरात के राययोली और मध्य प्रदेश के 12 शिमला पहाड़ियों पर नर्मदा घाटी में पाए गए हैं। क्रिटेशियस युग की बात करेंगे तो खरिया मिट्टी का जमाव इस कल्प की सबसे प्रमुख विशेषता है। इस कल्प में निर्माण क्रिया अत्यधिक सक्रिय रही। रॉकी, एंडीज, यूरोप महाद्वीप में कई पर्वत श्रेणियों तथा पनामा कटक की उत्पत्ति हुई। तृतीय कल्प की बात करेंगे। तृतीय कल्प को कई युगों में विभक्त किया गया, जिनका विवरण इस प्रकार है। अब टर्शरी पीरियड्स को भी डिवाइड किया जाएगा इपोच में, यानी अभी हम लोग कहाँ पे थे, इरा में थे दोस्तों, मतलब इयॉन में थे, और इयॉन से इरा में आए, और इरा से हम लोग पीरियड्स में आए, और अब पीरियड से हम आगे चल रहे हैं इपो में। किस में चलेंगे अब हम, इपो में। तो आगे धीरे धीरे आप देखेंगे कि समय का चक्र क्या हो रहा है, छोटा होता जा रहा है। तो उसमें भी सबसे पहले आएगा पैलियोसीन युग। अब पैलियोसीन युग की अगर हम बात करेंगे तो इसकी जो विशेषता थी, अच्छा पैलियोसीन युग में कुछ भी नहीं बताया। इयोसीन युग की बात करेंगे तो इस युग में हिंद महासागर
तथा अटलांटिक महासागर का विकास हुआ और हिमालय की रचना प्रारंभ हुई। तो अक्सर आपसे पूछा जाता है कि हिमालय की रचना कब प्रारंभ हुई, तो आपका उत्तर होना चाहिए इयोसीन युग में। ओलिगोसीन युग की बात करेंगे तो इस युग में स्थल भाग में प्रसार तथा विस्तार एवं जल भाग में संकुचन तथा ह्रास देखने को मिला। अमेरिका तथा यूरोप में भूपटल में महान भू हलचल होने लगी तथा आल्प्स पर्वत का निर्माण प्रारंभ हो गया। तो जो आल्प्स पर्वत है यूरोप का, वो ओलिगोसीन में देखने को मिला। मायोसीन युग की बात करेंगे तो इस युग में भू हलचल के कारण ही आल्प्स पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ और हिमालय की द्वितीय श्रेणी का उत्थान हुआ, जिसे हम लोग महान हिमालय कहते हैं। तो मायोसीन में बृहद हिमालय या महान हिमालय की उत्पत्ति हुई, जबकि इयोसीन युग में आपका ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति शुरू हो चुकी थी। और प्लायोसीन की बात करेंगे तो इस काल में वर्तमान महासागरों और महाद्वीपों का रूप प्राप्त हुआ। स्थल भाग के खिसकने तथा उसमें जल के संग्रह के कारण ही उत्तरी सागर, काला सागर, अरब सागर की उत्पत्ति देखने को मिलती है और कैस्पियन सागर और साथ ही साथ शिवालिक श्रेणी का भी निर्माण देखने को मिलता है। अब टर्सरी के बाद हम चतुर्थ यानी कि क्वार्टरनरी पीरियड्स के भी दो पार्ट देखेंगे। एक तो देखेंगे प्लिस्टोसीन इपोह और एक और देखेंगे। तो प्लिस्टोसीन में जिसमें भूपटल पर हिम चादर की स्थिति, जिसका विस्तार उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अंटार्कटिका के अधिकांश भाग तथा हिमालय के ऊपर हो गया। और इस युग में उत्तरी अमेरिका में हिम चादर का फैलाव विभिन्न समयों में हुआ। वहीं होलोसीन युग की बात करेंगे जो वर्तमान में चल रहा है, तो इस युग के प्रारंभ में हिम चादर का उतार सक्रिय था, क्योंकि अब हिम चादरें क्या हो रही हैं, पिघल रही हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। हिम चादर के पीछे हटने से यूरोप में पुनः वनों का विस्तार प्रारंभ हो गया। सागरी जीव वर्तमान अवस्था को प्राप्त हो गए और 1300 से लेकर 1870 ईस्वी के काल को प्राय लघु हिमकाल माना जाता है। और इस अवधि के दौरान यूरोप और उत्तरी अमेरिका में 20वीं सदी की अपेक्षा अधिक ठंडे थे। तो ये ध्यान देना है कि इस समय ठंड ज्यादा पड़ती थी। तो अब हम चलते हैं इसके एमसीक्यूज पॉइंट पे, जहां से आप देखेंगे कि पहला ही प्रश्न पूछा गया, महान हिम युग का संबंध किससे, महान हिम युग का, तो प्लिस्टोसीन से है, क्योंकि प्लिस्टोसीन आपका चतुर्थ में आता है, यानी कि क्वार्टरनरी पीरियड्स का पहला पार्ट है, जिसमें प्लिस्टोसीन इपोह में ठंडी अधिक पड़ रही थी। तो यहां लिखा है कि महान हिम युग पृथ्वी के इतिहास का एक ऐसा युग है जब बड़े पैमाने पर हिमाच्छादन हुआ था। यह प्लिस्टोसीन युग से संबंधित है। इस युग की शुरुआत लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व हुई थी और यह 10,000 वर्ष पूर्व तक चलता रहा, यानी एक लंबे समय तक ये चला। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे लघु हिमकाल माना गया। देखिए, प्री 2015 के री एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया, 1650 से लेकर 1870। हालांकि यहाँ पे ऑप्शन जो है कि गलत था, क्योंकि 1300 से लेकर 1870 तक होना चाहिए था, लेकिन 1870 था, लेकिन 1650 नहीं होना चाहिए था। तो कोई नहीं, ऑप्शन जो मिला वही हमने किया। डायनासोर का काल आज से कितने वर्ष पहले का था, तो 18 करोड़ वर्ष पहले का था, क्योंकि जो जुरासिक कल्प था, जुरासिक पीरियड जो था, वो डायनासोर का पीरियड माना जाता है। महाद्वीप अलग कैसे हुए, तो महाद्वीप आपकी विवर्तनिकी क्रियाओं से अलग हुए। किससे अलग हुए, विवर्तनिकी क्रियाओं से, क्योंकि महाद्वीपों के अलग होने के कारण के रूप में विवर्तनिक क्रिया को सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। पृथ्वी के ऊपरी भाग, जिसमें संपूर्ण क्रस्ट और मेंटल का ऊपरी भाग का निर्माण विभिन्न प्लेटों से हुआ है। ये प्लेटें विभिन्न प्रारूपों में विवर्तनिकी क्रिया के फलस्वरूप गतिशील और प्रवाहित होती हैं। इस प्रकार ये प्लेटें अपने ऊपर स्थित महाद्वीप तथा महासागरीय भागों को अपने प्रवाह के साथ ही स्थानांतरित करती हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे मेंस 2016 का, निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है, तो साउथ वाला 0 डिग्री के नीचे सारे के सारे रहेंगे। अब यहाँ देखिए, दक्षिण अफ्रीका है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है, लेकिन उत्तरी अमेरिका नहीं है, क्योंकि ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था, बल्कि लॉरेंसिया का हिस्सा था। तो लॉरेंसिया में अगर हम बात करेंगे तो उत्तरी अमेरिका आएगा, ग्रीनलैंड आएगा, यूरोप आएगा, एशिया भी आएगा, जबकि गोंडवाना लैंड में दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, अरब प्रायद्वीप, प्रायद्वीपीय भारतीय, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका शामिल थे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था, इसमें वर्तमान समय का निम्न भूभाग शामिल था। तो भाई दक्षिण अमेरिका भी शामिल था, अफ्रीका भी शामिल हुआ करता था और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया भी था। तो इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा कि ये सभी इसमें शामिल थे। कोकोस प्लेट किसके मध्य पाए थे, यानी कि कोको चैनल की बात कर रहा है, सॉरी ये कोकोस प्लेट की बात हो रही है, तो मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के मध्य ये पाए जाते थे। बीपीएससी प्रीलिम्स 2017 का लेटेस्ट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है मेंस 2016 का, पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसका नाम था पैंजिया। जब ये पैंजिया का विखंडन हुआ तो एक हिस्सा गोंडवाना लैंड कहलाया और दूसरा हिस्सा लॉरेंसिया कहलाया।
ठीक है। और पैंथालसा क्या था, ये बहुत बड़ा एक जल का भाग था। और कार्बोनिफेरस, जो कार्बोनिफेरस युग था, इसमें समस्त स्थल भाग एक स्थल भाग के रूप में संलग्न थे और इसका नाम पेंजिया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। यहां पर पृथ्वी के मतलब पृथ्वी पर जीवन के प्रादुर्भाव का प्रथम जीवाश्मी साक्ष्य पूछा जा रहा है। तो यहां पर इसके अनुसार कोई भी ठीक नहीं था, ऑप्शन यहां पे गलत दिए हुए। आईएएस प्रीलिम्स 2014 का प्रश्न है, निम्नलिखित किस घटना या किन घटनाओं ने जीवों के विकास को प्रभावित किया? महाद्वीपीय विस्थापन ने किया, बिल्कुल सही बात है। हिमानी चक्र ने किया, यह भी सही है। तो सी ऑप्शन यहां पे हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, वलन क्रिया किसका परिणाम है? वलन क्रिया किसका परिणाम है? तो जो फोल्डेड माउंटेन बनते हैं, पर्वत निर्माणकारी जो बल होता है, इसी को हम वलन क्रिया कहते हैं। जब एक दूसरे से प्लेट टकराती हैं तो वहां पे कुछ दरारें पैदा होती हैं और जिसकी वजह से जो ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं, उसके बाद पर्वतों का निर्माण होता है। तो सी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। पृथ्वी के अंतर्जात बलों के अंतर्गत पर्वत निर्माणकारी बल भी आता है, क्षैतिज संतुलन भी आता है इसमें। इसके तहत 2 प्रकार के बल कार्य करते हैं, एक होता है संपीड़न बल और एक होता है तनाव मूलक बल। संपीड़न बल से चट्टानों की परतें आपस में टकरा के मुड़ जाती हैं और ऊपर उठे हुए भाग को अपनति और धसे हुए भाग को अभिनति कहते हैं और इसी मोड़ को हम वलन कहते हैं। क्योंकि देखिए संपीड़न में क्या होता है, एक प्लेट इधर से आ रही है और एक प्लेट इधर से आ रही है, तो ये जब टकरा जाती है आपस में तो कुछ हिस्सा ऊपर उठता है, कुछ हिस्सा नीचे रह जाता है, कुछ हिस्सा ऊपर उठता है, कुछ हिस्सा नीचे। तो ऊपर उठे हुए हिस्से को हम अपनति कहते हैं और धसे हुए हिस्से को हम अभिनति कहते हैं। अगला प्रश्न है यहां पर, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपर्युक्त में से कौन से पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार है? तो गतिक परिवर्तन आपका भूचुंबकीय मतलब विद्युत चुंबकीय विकिरण से भी आती है, भूतापीय ऊर्जा से भी, गुरुत्वीय बल से, प्लेट संचलन से, पृथ्वी के घूर्णन से, पृथ्वी का परिक्रमण, इन सभी चीजों से पृथ्वी के पृष्ठ पे गतिक परिवर्तन आता है, इसलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे यूपीपीसीएस मेंस 2017 का ये प्रश्न है, सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सही कालक्रम में व्यवस्थित करने के लिए पहले आपको सिहावल जमाव देखना पड़ेगा, फिर पटपरा जमाव, फिर उसके बाद बाघोर जमाव और बाद में खतौनी जमाव देखने को मिला। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। और ये जमाव क्या होता है जरा इसको यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये कालक्रम से दिया हुआ है कि जो सिहावल जमाव ये निम्न पुरा पाषाण काल में, पटपरा जमाव मध्य पुरा पाषाण काल में, बाघोर जमाव उच्च पुरा पाषाण काल में, खतैनी जमाव नव पाषाण काल और लघु पाषाण काल। हालांकि प्राचीन भारत का प्रश्न है लेकिन यहाँ पर ये टाइम पीरियड से रिलेटेड था, इसलिए इसको ज्योग्राफी में दे दिया गया, जबकि हम इसके बारे में डिटेल से एंशिएंट हिस्ट्री में कवर कर रहे होंगे। अगला प्रश्न, उपर्युक्त घटनाओं को पृथ्वी पर उनके उत्पन्न होने के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहले सरीसृप, फिर पहला कीट, पहला स्तनधारी या कवच वाले जीव। तो ये आपको बताना है कि पहले ममाल्स आए या मोलास्क वाले आए या इंसेक्ट्स आए कीट या फिर सरीसृप आए। तो ये आपको बताना है क्रम के अनुसार। तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो सबसे पहले आएंगे मोलास्क वाले जीव, फिर उसके बाद आएंगे पहले कीट, फिर उसके बाद आएंगे पहला सरीसृप, फिर लास्ट में सबसे आएगा स्तनधारी। स्तनधारी सबसे लास्ट में होता है और स्तनधारी का जो विकास हुआ है वो सरीसृप के माध्यम से ही हुआ है। तो 4 से पहले 1 जरूर होना चाहिए था, इसीलिए सी ऑप्शन से हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से कितना कंफ्यूजिंग किया गया है और ये प्री 2018 में प्रश्न आया था। अगला प्रश्न यहाँ पे फिर से प्री 2018 का, राजस्थान मरुस्थल और थार मरुस्थल जिसे हम कहते हैं, इसका विकास किस समय हुआ? तो प्लेस्टोसीन और अभिनव जमाव के समय हुआ था। तो ये लेटेस्ट जो है कि इसका विस्तार हुआ, राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल, प्लेस्टोसीन एवं अभिनव जमाव का विस्तार। पुरातत्व विभाग के अनुसार थार मरुस्थल का निर्माण 70,000 वर्ष पहले प्रारंभ हुआ, जबकि एनसीईआरटी कहती है कि प्लेस्टोसीन युग लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 पूर्व तक रहा और इसी दौरान थार मरुस्थल का निर्माण और विस्तार का समय प्लेस्टोसीन के अंतर्गत आता है। यहाँ बीपीएससी का प्रश्न है, रस्ट बाउल जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? तो यहाँ पे ग्रेट लेक्स, अल्बाया, पिट्सबर्ग, कैलिफोर्निया या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ई ऑप्शन है। समझते हैं इसकी व्याख्या को। रस्ट बाउल या रस्ट बेल्ट एक भौगोलिक क्षेत्र है जो पहले एक विनिर्माण और औद्योगिक हब था, लेकिन अब गिरावट के चरण में है क्योंकि विनिर्माण कई जो केंद्र है कई देशों में स्थानांतरित हो चुके हैं और ग्रेट लेक क्षेत्र और पिट्सबर्ग इसके अंतर्गत आते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और फिर हम अगली क्लास में शुरू करेंगे
चट्टानों के बारे में। यानी अभी तक हम लोग जो सब खंड पढ़ रहे थे उपक्लॉज, पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद भूगर्भिक टाइम पीरियड, ये सारी चीजें जो हमने पढ़ी वो पूरा पूरा एक पृथ्वी के ग्रह के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी ले ली, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा, सेकंड पार्ट पढ़ा, फिर थर्ड पार्ट पढ़ा, इस तरीके से। लेकिन अब हमारा एक अलग चैप्टर शुरू हो रहा है, चट्टान। तो इसको हम लोग अगली क्लास से बहुत डिटेल से समझेंगे कि आग्नेय चट्टान कैसे बनती है, रूपांतरित कैसे बनती है, कहाँ पे तनाव ज्यादा होना चाहिए, कहाँ पे प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, कहाँ टेम्परेचर कम होना चाहिए, अवसादी चट्टान कैसे बनती है, नदियों का इसमें क्या रोल होता है, ये सभी चीजों को हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक कर देना दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। और शाम को आपको मिलेगी विजन आईएएस की मंथली मैगजीन की आज पहली क्लास, अगस्त की करंट अफेयर्स रहेगी, तो मिस मत कीजिएगा, उसे जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।